स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का उत्तर प्रदेश में विरोध तेज, निकाली गई शव यात्रा और फूंका गया पुतला। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। वाराणसी में विभिन्न संगठनों के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और उनका पुतला फूंका है। जब प्रदर्शनकारियों ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और संसद में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर के नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी और फिर उनके बयानों और फिर गतिविधियों का विरोध किया है। हाल के दिनों में संसद परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर के उनके खिलाफ शिकायतें और कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठी है, जिसके बाद ये मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी जारी है। समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। बिहार में चाय की खेती के लिए किसानों को मिलेगी मदद। जी हां, बिहार सरकार सीमांचल क्षेत्र में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक खेती के साथ साथ चाय उत्पादन का विस्तार करना है, ताकि किसानों की आय बढ़े और फिर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। सरकार के अनुसार चाय की खेती करने वाले किसानों को अनुदान और फिर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही गुणवत्तापूर्ण पौधे, सिंचाई और फिर प्रसंस्करण से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा। सीमांचल क्षेत्र की जलवायु को चाय उत्पादन करने के लिए उपयुक्त मानते हुए सरकार इस क्षेत्र को चाय उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए की योजना तैयार काम कर रही है। आज का मौसम बिहार में कैसा रहेगा? सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट, मधुबनी समेत 4 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज 2 अगस्त के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मधुबनी समेत 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कई अन्य जिलों में तेज हवा, वज्रपात और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और फिर यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव और यातायात प्रभावित होने की भी आशंका जताई है। प्रशासन ने संबंधित सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। बिहार के मंत्री की जनसुनवाई के दौरान रिश्वत का आरोप, कर्मचारी निलंबित। दरअसल बात है कि बिहार सरकार की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान की जनसुनवाई के दौरान रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। एक फरियादी ने आरोप लगाया है कि अनुदान की राशि जारी करने के बदले एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों से बातचीत की और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश के बाद संबंधित कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो फिर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में धान के खेत में निकला विशाल मगरमच्छ, युवक कंधे पर लाद करके पहुंच गया थाने। वीडियो देख लोग हैरान। दरअसल बात है कि बिहार के सुपौल जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब धान के एक खेत में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने सावधानी के साथ मगरमच्छ को पकड़ लिया, जिसके बाद एक युवक उसे अपने कंधे में उठा करके सीधे पुलिस थाने पहुंच गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग युवक के साहस की चर्चा कर रहे हैं। थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि जंगली जानवर दिखाई देने पर खुद जोखिम उठाने के बजाय तुरंत वन विभाग को पुलिस को सूचना दे। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने युवक के साहस की तारीफ की है, जबकि कुछ ने इसे बेहद जोखिम भरा कदम बताया है। वन विभाग ने कहा है कि ऐसे मामलों में आम लोगों को स्वयं कार्रवाई करने के बजाय प्रशिक्षित टीम का इंतजार करना चाहिए, ताकि किसी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अलर्ट, छठे दिन भी बॉर्डर सील, बिना जांच नहीं मिलेगी एंट्री। दरअसल बात है कि नेपाल के सुनसरी जिले में
सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हिंसा के छठे दिन भी कई सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही पर सख्त निगरानी जारी है। अररिया समेत बिहार से सटी सीमा पर एसएसबी और फिर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना पहचान और फिर जांच के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन के अनुसार सीमा से जुड़े सभी प्रमुख रास्तों और संवेदनशील क्षेत्र में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल में लागू सुरक्षा प्रतिबंधों को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और फिर प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और फिर उनके पति को 7 साल की जेल, बेगूसराय कोर्ट ने सुनाई सजा। दरअसल बात है कि बेगूसराय की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर शर्मा वर्मा को आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला साल 2018 में उनके आवास से 50 कारतूस बरामद होने के बाद दर्ज किया गया है। यह मामला मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच के दौरान सामने आया था। सीबीआई की छापेमारी में मंजू वर्मा के घर से विभिन्न बोर के 50 कारतूस बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनके और फिर उनके पति के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। शोभा ओहतकर बनी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की नई अध्यक्ष, तेज तर्रार आईपीएस के रूप में पहचान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने 1990 बैच के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर आईपीएस अधिकारी शोभा ओहतकर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शोभा ओहतकर अपनी सख्त कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता और फिर तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती है। शोभा ओहतकर ने अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान बिहार पुलिस के कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। यह सरकार को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और फिर व्यवस्थित होगी। राज्य सरकार पहले ही बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों की भर्ती का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। तेज प्रताप यादव को देख करके सम्राट चौधरी ने छोड़ दी थी वीआईपी कुर्सी, कार्यक्रम की तस्वीरों पर शुरू हुई सियासी चर्चा। दरअसल बात है कि पटना के बाबू सभागार में आयोजित मेरे राम नाट्य मंच के दौरान एक तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगे की वीआईपी सीट पर बैठने के बजाय दर्शक दीर्घा में पीछे बैठ गए, जबकि जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव आगे की पंक्ति में बैठे रहे। इसके बाद इस घटना को लेकर के कई तरीके की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री उन्हें देख करके पीछे जाकर बैठे। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से इस दावे की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सम्राट चौधरी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद कुछ समय दर्शक दीर्घा में बैठे और फिर वहां से निकल गए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। गाली देना अपराध नहीं, दीप्ति ने पीएम मोदी मामले में एफआईआर पर उठाए सवाल, बीजेपी नेताओं का भी किया जिक्र। दरअसल बात है कि पीएम मोदी से जुड़े एक मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप्ति ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल गाली देना अपने आप में अपराध नहीं है और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े मामले में कानून का समान रूप से पालन होना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि यदि इसी आधार पर कार्रवाई की जाती है तो फिर सभी मामलों में एक जैसा मापदंड अपनाया जाना चाहिए। अभिजीत दीप्ति ने अपने बयान में भाजपा नेताओं का भी जिक्र करते हुए कहा है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जहां उनके बयान के बाद ये मामला सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। देवेश कुमार के इस्तीफे के साथ मंत्री दीपक प्रकाश फुल फॉर्म में, बिहार पंचायत चुनाव पर कही बड़ी बात। दरअसल बात है कि भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और फिर चुनाव टलने की कोई भी योजना नहीं है। मंत्री ने कहा है कि सरकार पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। दरभंगा दौरे के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और फिर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा है कि पंचायत स्तर पर सभी सरकारी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मौसम का यू टर्न, झमाझम बारिश के साथ इन जिलों में येलो अलर्ट घोषित, जाने क्या कहते हैं आंकड़े। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने के अनुसार बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज चमक, तेज हवाओं और फिर वज्रपात की चेतावनी दी है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और फिर अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और फिर
पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने और फिर बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। किसानों को खेती में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने तथा जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम का रुख बना रह सकता है। बांकीपुर में आरजेडी और बीजेपी ने मिला लिए थे हाथ, कांग्रेस बोली अब तो तेजस्वी के घर में ही ऐसी चर्चा। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए दावा कर दिया है कि चुनाव के दौरान भाजपा और फिर राजद के बीच अंदरूनी समझ की चर्चा अब तेजस्वी यादव के घर तक पहुंच गई है। जहां कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महागठबंधन की एकजुटता चुनाव में दिखाई नहीं दी और इससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना उससे लोगों के बीच कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद ने गठबंधन को मजबूत करने की में अपेक्षा भूमिका नहीं निभाई है। वहीं राजद और भाजपा की ओर से इन आरोपों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार में बिछेगी 4 नई रेल लाइनें, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार में रेल नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में 4 नई रेल लाइन परियोजना पर काम तेजी से शुरू होने जा रहा है। इन परियोजना का उद्देश्य बिहार के कई जिलों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करना, यात्रा को आसान बनाना और फिर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार पहले ही बिहार में रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए बड़े निवेश की घोषणा कर चुकी है। प्रस्तावित और फिर निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं से सीमांचल, मिथिलांचल और फिर अन्य क्षेत्रों के कई जिलों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। नई रेल लाइनों के शुरू होने से यात्रियों की आवाजाही आसान होगी, माल ढुलाई को गति मिलेगी और फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगी। यह कई परियोजनाओं के लिए सर्वे, भूमि अधिग्रहण और फिर निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर रिजल्ट से पहले फिर चुनाव आयोग पहुंचे, पटना एसएसपी के खिलाफ की शिकायत। दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से पहले एक बार फिर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि मतदान के दौरान बिना पर्याप्त कारण जनसुराज के कई नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया तथा मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मामले की जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे। बिहार के लाखों सरपंच शिक्षकों को लेकर के शिक्षा मंत्री का नया प्लान, जाने क्या है नई व्यवस्था। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने सरपंच शिक्षकों के हस्तांतरण को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या आवश्यक रूप से अधिक है वहां के सरपंच शिक्षकों के समायोजन विद्यालयों में किया जाएगा। जहां शिक्षकों की कमी है उसके अलावा कई सरपंच शिक्षकों को बाल वाटिका और फिर आंगनबाड़ी केंद्र में तैनात करने की योजना बनाई गई है ताकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। वहीं पर शिक्षा विभाग के अनुसार हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और फिर शिक्षक अपनी पसंद से 1 से 30 विद्यालयों तक विकल्प दे सकेंगे। पिता मुझे देशद्रोही कहते हैं, 10 साल से नहीं की बात। सीजेपी आंदोलन में 23 दिन अनशन करने वाली नेहा का छल का दर्द। दरअसल बात है कि सीजेपी आंदोलन के दौरान 23 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाली छात्र नेता नेहा ने एक भावुक इंटरव्यू में अपने निजी जीवन से जुड़ा दर्द शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि उनके आंदोलन में शामिल होने के कारण परिवार से रिश्तों में दूरियां आ गई है। नेहा ने कहा है कि उनके पिता उन्हें देशद्रोही कहते हैं और पिछले 10 वर्षों से दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद भी वे अपने विचारों और फिर आंदोलन के प्रति प्रतिबद्ध है। नेहा ने बताया है कि लंबे अनशन और फिर आंदोलन के दौरान उन्हें शारीरिक और फिर मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन देश भर से मिले समर्थन ने उन्हें हिम्मत दी है। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को सामने लाना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करना था। उन्होंने कहा है कि निजी संघर्षों के बावजूद भी वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया संदेश। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में विवेका स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र हित हमेशा व्यक्तिगत हितों और फिर निजी खुशियों से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए युवाओं से देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और फिर सेवा, समर्पण तथा
अनुशासन मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने युवाओं से नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और फिर समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आग्रह किया है। बिहार सरकार ने दी राहत, जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने जमीन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए भूमि अधिग्रहण और फिर मुआवजा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत एक ही मौजा में अधिग्रहित होने वाली जमीन के लिए सभी पात्र भूमि मालिकों को समान दर से मुआवजा देने की तैयारी की गई है। जब सरकार का मानना है कि इससे मुआवजे को लेकर के होने वाले विवाद कम होंगे और फिर किसानों तथा जमीन मालिकों को समय पर भुगतान मिल सकेगा। जब सरकार ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण और फिर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जमीन से जुड़े मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रभावित लोगों को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और फिर सरल प्रक्रिया का लाभ मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक वीडियो को लेकर के आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी की मां के सम्मान की बात होती है तो फिर यह सम्मान सभी की माताओं के लिए समान होनी चाहिए। संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मेरी मां नहीं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आया है, जिस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी किसी मां या फिर परिवार को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें और फिर उनके परिवार को भी लंबे समय से अपमानजनक बातें सुननी पड़ती है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने सभी नेताओं और फिर समर्थकों से सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखने की बात कही है। दोस्तों, किशनगंज सहित बिहार के 8 शहरों से गुजरने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल हुई है। लंबे समय से फॉरेस्ट क्लियरेंस और फिर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में फंसी इस परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने बिहार सरकार को नए सिरे से फॉरेस्ट क्लियरेंस का आवेदन सौंपा है। या फिर से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जब नए आवेदन में करीब 37,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी बदलने वाली मानी जा रही है। लेकिन पर्यावरणीय मंजूरी और फिर जमीन अधिग्रहण इसकी सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। यही कारण है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दूं कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक वर्तमान में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर करीब 13 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी लगभग 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। वहीं पर दिल्ली से पटना का सफर जहां पर 14 से 15 घंटे में पूरा होता है, एक्सप्रेसवे बनने से ये दूरी 8 घंटे तक सिमट जाएगी। इससे न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि माल ढुलाई, व्यापार और फिर औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। जब बिहार के 8 जिलों से होकर के गुजरने वाले एक्सप्रेसवे करीब 525 किलोमीटर लंबे होंगे। इसका हिस्सा बिहार में भी बड़ा हिस्सा होगा। लगभग 415 किलोमीटर लंबा तो सिर्फ बिहार में ही होगा, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों से होकर के गुजरेगा। शुरुआत में इस परियोजना का हिस्सा 4 लेन के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित करने की योजना भी तैयार की गई है। इसके लिए 100 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किया जाएगा। बिहार में मुखिया को मिला नया पावर, किसानों के लिए बड़ी राहत। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर मुखिया के अधिकारों का विस्तार करते हुए किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका को और मजबूत किया है। नई व्यवस्था के तहत पंचायत प्रतिनिधि अब कृषि और फिर ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। यह सरकार का कहना है कि इससे किसानों को योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा और फिर पंचायत स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया आसान होगी। सरकार के अनुसार मुखिया अब पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ साथ किसानों से जुड़े प्रस्ताव, स्थानीय योजनाओं और फिर आवश्यक सुविधाओं को बेहतर समन्वय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और फिर किसानों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। वहीं पर बिहार सरकार का मानना है कि पंचायतों को अधिक अधिकार मिलने से गांवों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन मजबूत होगा और फिर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा। यह सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से नई व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन करने और फिर किसानों के हितों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, यशवीर सिंह को मिला ब्रॉन्ज, पाकिस्तान के अरशद नदीम रहे पीछे। दरअसल बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत
पदक यानी कि सिल्वर अपने नाम किया है। नीरज ने 85.83 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जबकि भारत के ही यशवीर सिंह ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं पर श्रीलंका के रोमेश पथरिगो ने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम फाइनल में पदक की दौड़ से बाहर रहे। भारत के लिए ये जेवलिन स्पर्धा ऐतिहासिक रही है, क्योंकि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष जेवलिन थ्रो में डबल पोडियम फिनिशिंग हासिल की है। पीएम मोदी को अपशब्द, एफआईआर और अब माफी। दरअसल बात है कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आई ऋषिका सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वे सिर्फ 15 साल की है और उनसे गलती हो गई। हाथ जोड़ करके जारी किए गए वीडियो में उन्होंने देशवासियों से और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगी है तथा कहा कि उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। इस मामले में पहले दर्ज हुई एफआईआर के बाद यह नया घटनाक्रम सामने आया है। रुचिका सिंह ने अपने बयान में दावा कर दिया है कि वे नाबालिग है और फिर भावनाओं में बह करके उन्हें ऐसी बातें कह दी है। उनके माफी वाले वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है, जब कुछ लोगों ने उनकी उम्र को देखते हुए नरमी बरतने की बात कही है, जबकि अन्य ने कानूनी कार्रवाई जारी रखने की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और फिर संबंधित एजेंसियां कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों के धुएं से हर साल 90,000 मौतें, जीरो एमिशन से बदल सकती है तस्वीर। दरअसल बात है कि भारत में गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर के एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार वाहन प्रदूषण के कारण हर साल करीब 90,000 लोगों की समय पर से पहले मौत हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुआं वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, जिससे श्वसन और फिर हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि बड़े स्तर पर जीरो एमिशन यानी कि इलेक्ट्रिक और स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए तो वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और फिर कार्बन उत्सर्जन कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। वहीं पर विशेषज्ञों ने सरकार और फिर आम लोगों से स्वच्छ परिवहन को अपनाने की अपील की है। बिहार की जेन जी आईपीएस शैलजा कौन है? 23 की उम्र में यूपीएससी किया क्रैक, अब लेडी सिंघम के नाम से हो रही फेमस। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस की युवा आईपीएस अधिकारी शैलजा दास इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। महज 23 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली शैलजा दास वर्तमान में पटना की सिटी एसपी है। हाल ही में छात्र आंदोलन के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी हम पर बल प्रयोग नहीं करेगा तब तक हम भी बल प्रयोग नहीं करेंगे। उनके शांत और फिर संतुलित रवैये की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। शैलजा दास को उनकी सख्त लेकिन संवेदनशील कार्यशैली के कारण लोग लेडी सिंघम के नाम से भी पहचानने लगे हैं। यूपीएससी में कम उम्र में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने पुलिस सेवा में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आम लोगों से संवाद और फिर संयमित पुलिसिंग की उनकी शैली ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शैलजा दास की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग उनके व्यवहार और फिर पेशेवर अंदाज की प्रशंसा कर रहे हैं। युवाओं के बीच उनकी सफलता की कहानी प्रेरणा का स्रोत बन रही है और उन्हें बिहार की नई पीढ़ी की तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी में गिना जा रहा है। मैं पीएम मोदी से पूरी तरह से निराश हो चुका हूं, भाजपा से इस्तीफा देते ही बोले शहजाद पूनावाला। दरअसल बात है कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद एक वीडियो जारी करके कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से पूरी तरह से निराश हैं। हालांकि उनका यह बयान व्यंग्यात्मक अंदाज में था, जिसमें उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों पर कटाक्ष किया कि पीएम मोदी तानाशाह है। उन्होंने कहा है कि 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी अपने आलोचकों के आरोपों के मुताबिक तानाशाह नहीं बने। शहजाद पूनावाला ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से भाजपा का उल्लेख हटाया, जिसके बाद उनके इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि भाजपा की ओर से इस पर आधिकारिक विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। उनके बयान और फिर इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिलहाल शहजाद पूनावाला ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के कोई भी स्पष्ट घोषणा नहीं की है। बिहार के रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, जानिए शेड्यूल और स्टोरेज। दरअसल बात है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की
ग्रुप डी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने बिहार से आने जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन ट्रेनों का उद्देश्य परीक्षा केंद्र तक अभ्यर्थियों की भीड़ को सुचारू रूप से पहुंचाना और नियमित ट्रेन पर अतिरिक्त दबाव कम करना है। परीक्षा 3 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। रेलवे के अनुसार स्पेशल ट्रेनों का संचालन परीक्षा की तिथियों के अनुसार किया जाएगा और उनका ठहराव राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रहेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन समय और फिर स्टॉपेज की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या फिर संबंधित रेलवे स्टेशन से पहले ही प्राप्त कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। रेलवे ने परीक्षार्थियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और फिर यात्रा के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज, एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र साथ रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा सकती है, ताकि किसी भी तरीके के अभ्यर्थियों को परेशानी न हो। बिहार में पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। जी हाँ, मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ी बात कह दी और साथ ही साथ परिसीमन को लेकर भी कहा है कि परिसीमन भी होगा और इस पर काम भी तेज किया जा रहा है। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि बिहार में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे और इसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। इसके साथ ही जिला परिषद की आय बढ़ाने के लिए सरकार नई रणनीति पर भी काम कर रही है। आखिर क्या है सरकार की पूरी योजना, आइए जानते हैं विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के चल रही योजनाओं के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और सरकार इसकी तैयारियों में पूरी गंभीरता के साथ जुटी हुई है। मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया है कि पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जा रहा है। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकें और चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराए जा सके। इसके अलावा मंत्री दीपक प्रकाश ने जिला परिषद की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार की नई योजनाओं की भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विभागीय समीक्षा के दौरान ये पाया गया है कि कई जिलों में जिला परिषद की जमीनों और फिर अन्य संपत्तियों से अपेक्षित आय नहीं हो रही है। इसी कारण सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया है कि जिला परिषद की आय बढ़ाने के लिए जल्द ही एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करेगी और जिला परिषद की जमीनों तथा अन्य संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण करेगी। मंत्री दीपक प्रकाश के अनुसार कमेटी ये भी तय करेगी कि इन संपत्तियों का बाजार मूल्य के अनुरूप बेहतर उपयोग कैसे किया जाए और किस तरह उनका प्रभावी मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि जिला परिषद की आय में बढ़ोतरी हो, जिससे स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से मजबूत बने और विकास योजनाओं को अधिक गति मिल सके। दोस्तों, किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था और सरकारी निर्माण कार्य को लेकर के एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां जलू चौक स्थित नवनिर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि नया भवन बनने के बावजूद भी उसकी छत उखड़ रही है, प्लास्टर झड़ रहा है और कई निर्माण कार्य अधूरे हैं। इस मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं विस्तार से, डिटेल से कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के अंतर्गत टीपी झाड़ी पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय जलू चौक के नवनिर्मित विद्यालय भवन को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाल ही में बने इस भवन की स्थिति देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये नया भवन है। भवन के कई हिस्सों में निर्माण गुणवत्ता को लेकर के गंभीर खामियां दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि भवन की छत की ढलाई कई स्थानों से उखड़ने लगी है। वहीं पर दीवारों पर किया गया प्लास्टर भी कई जगहों से झड़ रहा है। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट और फिर अन्य निर्माण सामग्री का उपयोग निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार नहीं किया गया, जिसके कारण भवन में समय से पहले ही खराबी दिखाई देने लगी। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि भवन में किया गया पेंट भी निम्न गुणवत्ता का है, कई जगहों पर रंग उखड़ने लगा है। इसके अलावा विद्युत कार्य और फिर वायरिंग भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं बताई जा रही है। आरोप है कि कई स्थानों पर बिजली से संबंधित कार्य अधूरा छोड़ा गया है, जिससे भविष्य में सुरक्षा संबंधित खतरे भी पैदा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भवन के फर्श पर भी सभी जगह टाइल्स नहीं लगाई गई है, जो कुछ हिस्सों में टाइल्स लगी है, जबकि कई स्थानों पर कार्य अधूरा दिखाई देता है। जब भवन की दीवारों में भी कमजोरी के संकेत मिलने का दावा किया जा रहा है। इन सभी आरोपों के आधार पर स्थानीय लोग पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के अनुसार निर्माण एजेंसी इस भवन को विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हस्तांतरित करना चाहती है, लेकिन भवन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानाध्यापक ने इसे अपने जिम्मे लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक भवन पूरी तरह से मानकों के अनुरूप तैयार नहीं हो जाता,
तब तक उसे अपने अधीन लेना उचित नहीं होगा। इसी बीच मामले की जानकारी मिलने पर एआईएमआईएम के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एडवोकेट शम्स आगाज भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने विद्यालय भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष और फिर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता या फिर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि सरकारी धन से बनने वाली योजना में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है, जब लोगों का कहना है कि यदि नया भवन बनने के तुरंत बाद ही ऐसी स्थिति सामने आ रही है तो फिर इसकी गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच तो आवश्यक है, जांच होनी ही चाहिए। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में आंगनबाड़ी में बड़ी भर्ती होने वाली है। अगर आप भी आंगनबाड़ी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार की लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और फिर सहायिका के 22,000 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए यह फैसला रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर के आया है। आखिर कितने पदों पर होगी भर्ती, कौन आवेदन कर सकेगा और क्या होगी योग्यता, आइए इसके बारे में जानते हैं पूरे विस्तार से, डिटेल से। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार की महिलाओं को रोजगार का बड़ा अवसर देते हुए आंगनबाड़ी सेविका और फिर सहायिका के कुल 22,891 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, जिसके बाद लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि इस भर्ती से न केवल हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था भी पहले से और मजबूत होगी। लंबे समय से कई पद केंद्रों में सेविका और फिर सहायिका के पद खाली पड़े थे, जिससे बच्चों और फिर महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं के संचालन पर असर पड़ रहा था। वहीं पर नई भर्ती के तहत 6,141 पद आंगनबाड़ी सेविका के लिए और 16,750 पद आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भरे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 22,891 महिलाओं को नियुक्ति का अवसर मिलेगा। यह भर्ती पूरी तरह से महिला अभ्यर्थियों के लिए ही होगी। जी हाँ, अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए उम्मीदवार का इंटर यानी कि 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं पर आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए मैट्रिक यानी कि 10वीं पास होना आवश्यक है। आयु सीमा भी तय कर दी गई है। आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और फिर अन्य आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सरकार के नियम अनुसार आय में छूट का लाभ मिलेगा। इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदन करने वाली महिला उसी वार्ड की अस्थायी निवासी होनी चाहिए जहां के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन किया जा रहा है। दूसरी वार्ड या फिर दूसरे क्षेत्र की महिला उस केंद्र के लिए आवेदन नहीं कर सकेगी, यानी कि स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से बताया गया है कि विस्तृत भर्ती अधिसूचना जल्द जारी किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें चयन की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और फिर अन्य दिशा निर्देश भी स्पष्ट किए जाएंगे। कुल मिलाकर के बिहार सरकार का यह फैसला बिहार की हजारों महिलाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पड़े पद भरने से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और फिर धात्री महिलाओं को मिलने वाली सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है। अब सभी की नजर भर्ती के विस्तृत नोटिफिकेशन और फिर आवेदन प्रक्रिया की घोषणा पर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।